चलो बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। तो इससे पीछे जो भी बातें हमने की इन दोज लेक्चर्स वी अंडरस्टूड व्हाट द एडसॉर्प्शन इज ऑल अबाउट। तो एडसॉर्प्शन तो समझ लिए थे क्या होता है, और ये भी सीखा कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स। ए डी और ए बी तो दोनों अलग अलग हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी हम लोग समझ लिए। अब बच्चों आज थोड़ा ये देखने वाले हैं कि ये जो एडसॉर्प्शन है वो किन किन चीज़ों से उसमें फ़र्क पड़ता है। तो चलो शुरू किया जाए। फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट्स द एडसॉर्प्शन। ओके, तो एडसॉर्प्शन में हम लोग सीख रहे थे कि एक जैसे कोई सॉलिड सरफेस रहता है और उस सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या होता है कि this solid surface which provide its surface, तो इसे बोलते हैं बच्चों adsorbent। this is what? this is adsorbent, BENT। अच्छा, फिर दूसरा इसका हिस्सा क्या है? फिर इसके ऊपर क्या होता है कि एक एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं इसके सरफेस पर। तो ये जो सरफेस पर आके डिपोजिशन हुआ है, सो दीज ग्रीन मॉलिक्यूल, जिसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट तो अगर पूछें कि भाई एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं विच एक्चुअली हैव सम इम्पैक्ट ओवर द एडजॉर्प्शन, तो सबसे पहली और क्रूशियल बात तो यही है कि ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का नेचर डिसाइड करेगा कि आपका एडजॉर्प्शन कैसा होना है। मान लीजिए ये जो एडजॉर्बेंट है ये एडजॉर्बेट को अपने ऊपर रहने ही ना दे। इस एडजॉर्बेंट के सरफेस का ऐसा नेचर हो कि इसे पसंद ही नहीं है एडजॉर्बेट। होता क्या है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो इनकी बॉन्डिंग ही अच्छी ना हो पाए। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है एडजॉर्बेंट के और ये जो आपका एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, ये बॉन्डिंग ही ना करें, ये ठीक से सेटल ही ना हो एक दूसरे के साथ, तब क्या होगा बच्चों, तो फिर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस आपका कमजोर हो जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा सरफेस है, कोई ऐसा एडजॉर्बेंट है जो इस एडजॉर्बेट के लिए बड़ा फेवरेबल हो, मीन्स एडजॉर्बेट वहां पर जाए तो उसका दोनों हाथों से वेलकम हो और के आइए आइए भाई बैठिए, आप आए, आप ही का इंतजार था। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रिलेटिवली बढ़िया होगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है विच एक्चुअली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन, तो दो फैक्टर एक साथ लिखते हैं हम लोग। पहली बात तो, या एक ही साथ भी एक ही पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, चलो नंबर बढ़ाने के लिए दो कर दिए। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट and second is nature of adsorbate। तो ये तो दो बेसिक फैक्टर हो गए कि इन दोनों के नेचर पे ही डिपेंड करने वाला है कि आपका जो एडसॉर्प्शन है वो कैसा होता है। जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, या चलिए दो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहले एग्जांपल में क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। फेमस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स। तो जब इन हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, when these unsaturated hydrocarbons undergoes the process of reduction। तो रिडक्शन का मतलब ये होता है कि हमें ये डबल बॉन्ड्स, मतलब मैंने सेचुरेशन की तरफ ले जाना है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए हम एक बहुत ही सिंपल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, से दिस इज नोन एज एथिलीन। दिस इज एथिलीन। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो अगर इसको सेचुरेशन में ले जाना है तो सेचुरेशन का मतलब ये होगा कि इसको, ये डबल बॉन्ड को हटाकर इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया अपना ईथेन।
तो बच्चों ये अनसैचुरेशन कैसे हटा, तो आप कहेंगे सर इसमें आपने क्या किया कि ये जो 2 कार्बन थे, पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और दे दिया, मतलब हमें इसकी रिएक्शन H2 गैस के साथ करानी है। तो ये H2 गैस बच्चों जब भी रिडक्शन होता है तो ये जो रिएक्शन हुई इसको बोला जाएगा दिस इज रिडक्शन ऑफ एथिलीन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो H2 गैस है, ये H2 गैस ऐसे हवा में इस तरह से नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं H2 निकल, है ना। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज H2 प्लेटिनम। तो ये क्या हो जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, निकल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब रहती है, और फिर उस सरफेस पर जब हम एथिलीन इंजेक्ट करते हैं तो वो जो हाइड्रोजन और एथिलीन है मिलके क्या हो जाता है, वो ईथेन बना लेते हैं। अब आपने कहीं पर भी इस तरह से, जैसे H2 निकल आपने देखा होगा, H2 प्लेटिनम देखा होगा, लेकिन कहीं इस तरह से शायद ही देखा हो H2 आयरन, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो उसका रीजन भी यही है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई ये जो H2 है या जो हाइड्रोजन गैस है ये है एडजॉर्बेट और आयरन है एडजॉर्बेंट, तो ये फेवरेबल नहीं है। ये आयरन जो है H2 को अपने ऊपर एडजॉर्ब नहीं होने देता है या रिलेटिवली कम एडजॉर्ब होने देगा इन कंपैरिजन टू दीज मेटल्स लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो दिस इज जस्ट द एडजॉर्ब। तो यहां पर दिस इज एडसॉर्प्शन। तो बहुत सारी जगह आप देखेंगे जब भी H2 की बात आएगी तो H2 के साथ निकल लिख देंगे, प्लेटिनम लिख देंगे। तो यहां पर ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो हाइड्रोजन गैस है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस है अपने लिए एडजॉर्बेट। ये किसका काम कर रही है यहां पर, ये है एडजॉर्बेट। और ये जो निकल सरफेस है ये है अपना एडजॉर्बेंट, ये है एडजॉर्बेंट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन में, अच्छा ये तो पूरा लिखा ही नहीं, वैसे चलिए लिख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन होता है तो वी गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वहां पर ये जो हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस के साथ जो मेटल का यूज होता है, तो वो मेटल का यूज इसलिए होता है बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ दिस मेटल। और यहां पर आप कोई भी एरी गैरी मेटल नहीं ले सकते। तो रीजन क्या है, रीजन यही 2 बातें हैं कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का बहुत बड़ा रोल है प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन में। तो कहीं भी हाइड्रोजन और आयरन देखने में जनरली नहीं मिलेगा, निकल मिल जाएगा, प्लेटिनम दिखेगा आपको, पैलेडियम भी हो सकता है PD। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। एक और कर लेते हैं। नाउ वी कैन हैव अ सेकंड एग्जांपल एज वेल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द एग्जांपल इज दैट कि ये जो जब हम लोग एड्सॉर्प्शन कर रहे थे पीछे के लेक्चर्स में, तो हम लोगों ने सीखा था कि जो चारकोल होता है डीकलराइज शुगर। चारकोल कई बार क्या होता है कि गंदगी को भी खींच लेता है। तो उसमें भी क्या होता है कि अब कोई चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल है और कोई एक नॉर्मल चारकोल है, तो बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल जो होगा वो ज्यादा पावरफुल एड्सॉर्बेंट होगा। सो दिस मे बी द सेकेंड एग्जाम्पल, देयर मे बी सो मैनी। सो activated charcoal is a more powerful adsorbent, is a more powerful adsorbent in comparison to normal charcoal, in comparison to normal charcoal। ओके, सो और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये बात बहुत ही फेयरली समझने वाली है कि जिन 2 सब्सटेंस को एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, उनका कैरेक्टर तो नेचुरली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही है। नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर। अब जो तीसरा फैक्टर है दैट इज द सरफेस एरिया,
देखो ये कैसे फैक्टर काम करता है एडसॉर्प्शन में, समझिए। तो भाई क्या किए कि फिर से एक कोई सॉलिड बॉडी ड्रॉ किए और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर, ये तो एड्सॉर्बेंट हो गया, दिस इज द एड्सॉर्बेंट, एंड ओवर द सरफेस ऑफ दिस एड्सॉर्बेंट molecules of adsorbates are settled, है ना। ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो है इस एडजॉर्बेंट के ऊपर सेटल हो गए। अब देखिए सरफेस एरिया का क्या ताल्लुक है यहां पर। तो सरफेस एरिया से अगर हम समझें तो जैसे इस एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को देखें तो होता क्या है, जैसे किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में हो तो जिस मेटल के साथ वो एड्सॉर्ब रहता है तो ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन हो जाता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो एड्सॉर्बेट है अगर इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, से लंप साइज में है, थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो क्या होगा कि ये जो एड्सॉर्बेंट के ऊपर इनका सेटलमेंट है उतना अच्छा नहीं होगा। अब अगर क्या हो कि ये जो एड्सॉर्बेट है एकदम पाउडर्ड फॉर्म में, मतलब एग्जैक्टली क्या हो कि एकदम पाउडर हो। पाउडर का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है वो सरफेस जो है पूरी तरह से कवर हो जाए, तो बढ़िया एड्सॉर्प्शन हो गया। और सरफेस पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए, से एक छोटे से यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं, से ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर ये बड़े बड़े सब्सटेंस के बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो पूरा सरफेस बच्चों कवर नहीं हो पाएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव सब्सटेंस के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा, इस वो जो सरफेस है वो थोड़ा सा अनकवर्ड रह जाएगा। थोड़ा अगर हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दें तो लेट्स से दिस इज द सरफेस, लेट्स से दिस इज द सरफेस, और से ये एक पार्टिकल है एड्सॉर्बेट का, ये दूसरा पार्टिकल है एड्सॉर्बेट का, फिर ये तीसरा पार्टिकल एड्सॉर्बेट का है। तो गौर से देखेंगे तो इतना पोर्शन, जैसे यहां पर ये टच किया तो इतना पोर्शन जो है वो खाली रह गया सरफेस का, ये पोर्शन भी खाली रह गया सरफेस का, ये पोर्शन फिर आगे इसी तरह से। तो क्या हो रहा है कि पार्शियल सरफेस जो है कवर हो रहा है, पूरा सरफेस कवर नहीं हो पा रहा है। तो अगर क्या हो कि ये जो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट जितना उसके पार्टिकल्स फाइन होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे, उतना बेहतर एड्सॉर्प्शन होगा। अब ये सरफेस एरिया, ये जो सरफेस छूट जा रहा है तो इस सरफेस से तो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स की कोई बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, इसके ऊपर तो खोखला हो गया। तो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्प्शन का मतलब ये पूरा सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट नहीं है। जैसे ये जो एड्सॉर्बेंट है जो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों, इस सरफेस एरिया में तो कोई एड्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं, बहुत छोटा सा एरिया जो है उस पर मॉलिक्यूल्स जो है वो जाके सेटल हो गए। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कैसे? जब ये एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स फाइन होंगे, बहुत छोटे होंगे, और फाइन पार्टिकल्स होंगे, जितना पाउडर्ड फॉर्म होगा उतना ही बेहतर, उतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा, उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हायर द सरफेस एरिया, हायर द सरफेस एरिया कवर्ड, higher the surface area covered by adsorbate particles, adsorbate particles, इसका मतलब होगा higher degree of adsorption, higher degree of adsorption। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये हायर सरफेस एरिया कैसे आएगा? तो हायर सरफेस एरिया के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि फाइनर द पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेट, जितने फाइन पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा। हायर द सरफेस कवर्ड या मोर द सरफेस कवर्ड।
Okay, तो finer the particle of adsorbate, more area to be covered. More area to be covered. Okay, so this was the third parameter which actually affects the process of adsorption. अब बच्चों जो चौथा और पांचवा फैक्टर है, these are actually environmental or atmospheric conditions. So fourth factor is temperature. It is temperature. And the fifth factor is pressure. Fifth is pressure. So these two are just atmospheric conditions. अब इनके बारे में डिटेल एडसॉर्प्शन पर ये कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा एडसॉर्प्शन को और समझना होगा. तो ये तो जस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता क्या है बच्चों कि हम जब एडसॉर्प्शन को पढ़ते हैं डिटेल में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. एक जो एडसॉर्प्शन होता है दैट इज फिजिसॉर्प्शन, जो फिजिकल एब्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन. सो दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन. और जो दूसरी कैटेगरी है एडसॉर्प्शन की, दैट इज केमिकल एडसॉर्प्शन. केमिकल हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. दिस इज केमिकल एडसॉर्प्शन. तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, इन टेम्परेचर और प्रेशर दो कंडीशंस का इस फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन पर अलग अलग इंपैक्ट आता है. तो when we will do these two condition or when we will do these two adsorption, physical and chemical, then we will see about the impact of temperature and pressure over adsorption. अभी ऐसे केवल adsorption बोल के इसको नहीं समझाया जा सकता है. Anyways, अब आते हैं हम लोग अपने छठवें पैरामीटर पर, छठवें फैक्टर पर. अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो गौर से क्या है. इस सिक्स्थ पैरामीटर में या जो छठा फैक्टर है जो एडसॉर्प्शन को प्रभावित करता है, वो तब की बात है जब एडजॉर्बेट गैस हो. तो ये सिक्स्थ जो पॉइंट है या सिक्स्थ फैक्टर है, वो हम तब की बात कर रहे हैं इफ एडजॉर्बेट का मतलब हुआ विच इज गोइंग टू सेटल ओवर द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. तो अगर ये एडजॉर्बेट गैस है, तब होता क्या है कि ऐसी गैसेस जिनको इजीली लिक्विफाई किया जा सके, वो आसानी से उस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सेटल हो जाती हैं या आसानी से एडसॉर्प्शन हो जाता है. तो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर हम समझ भी लेते हैं. सो गैसेस which can be easily liquefied are adsorbed efficiently. देखिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है. जैसे कोई सरफेस आप किसी गैसियस एनवायरनमेंट, किसी गैस के संपर्क में लाएं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पर कोई गैस के पार्टिकल बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, या कुछ गैस इसके सरफेस के ऊपर सेटल हुई है कि नहीं हुई है. लेकिन अगर उसी सरफेस के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें, कोई लिक्विड डाल दें, तो वो लिक्विड जब पूरा बह जाता है, फिर भी आपको नजर आएगा कि सरफेस तो गीला हो गया. देन इट इज वेरी एविडेंट, आपको दिखता है खुली आंखों किससे कि हाँ भाई यहाँ पर तो जो है ये जो मेटल का सरफेस है, पानी ने उसको भिगो दिया, कोई भी लिक्विड है उसने उसको भिगो दिया, दिखता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड ओवर मेटल सरफेस जो है वो थोड़ा सा एडसॉर्प्शन वो ज्यादा एविडेंट होता है, ज्यादा हाई डिग्री का होता है, और गैसेस का उतना समझ में नहीं आता है. तो अब क्या हो बच्चों कि गैसेस भी अगर आसानी से लिक्विफाइड हो जाएं, तो आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे तो क्या होगा, नेचुरली जब उनका एडसॉर्प्शन उस सरफेस पर ज्यादा दिखेगा. होता क्या है कि जब भी बात एडसॉर्प्शन की होती है, तो एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एडजॉर्बेट जो है दैट गेट्स सेटल इटसेल्फ over the surface of this adsorbent. ये जो adsorbate molecule हैं which are being drawn with the green color, ये settle कब होंगे? तो ये settlement इनका तब होता है अच्छे से जब क्या हो, गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं. आसानी से लिक्विफाई का इस सेटलमेंट से सर क्या मतलब है? देखिए होता क्या है कि
आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैसेस के लिए अगर पीछे थोड़ा चलें हम लोग, तो जब गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो एक टर्म उसमें आता है विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर या इसको टीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट दिस टीसी इज? दिस टीसी इज 8A डिवाइडेड बाई 27RB. यहां पर 8, 27 और ये कैपिटल R, ये तो सारे क्या हैं? ये तो कांस्टेंट हैं. अच्छा, ये तो हमेशा सेम रहेंगे हर गैस के लिए. ये जो A और B का रेशियो है, ये A और B का रेशियो जो है वो अलग अलग हो जाता है अलग अलग गैसेस के लिए. तो अब अगर ये A और B का रेशियो जैसे जैसे हाई होगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर वैसा वैसा बढ़ता चला जाएगा. तो क्रिटिकल टेम्परेचर में हम ये समझते हैं कि दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर या दिस इज द टेम्परेचर जिसके नीचे ही क्या होगा? कोई गैस लिक्विफाई होगी. अगर आप गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखते हैं तो फिर आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. और गैस के लिक्विफाई होने का ये अर्थ होता है कि आपको क्या करना है? गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना है. ये जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है दैट वी स्टडी इन डिटेल इन गैसेस स्टेट चैप्टर, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको गैस के मॉलिक्यूल को पास पास लाना है. तो गैस के मॉलिक्यूल को पास पास लाने का यही मतलब हुआ कि उनके बीच का जो रैंडमनेस है वो कम करना है. उनके बीच के रैंडमनेस को कम करना है. और एडसॉर्प्शन में भी क्या होता है? रैंडमनेस घटता है. डेल्टा एस नेगेटिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो रैंडमनेस आसानी से किसका घटेगा? भाई गैस के मॉलिक्यूल्स तो बड़ी तेजी से मोशन में रहते हैं. सब किसी भी जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल होती है इनमें बड़ी तेजी से मूव करते हैं. तो उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन को कम करना या उनके बीच के रैंडमनेस को घटाना, तो उसको दूसरे संदर्भ में लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं. कि जितना आसानी से उनके बीच का सेटलमेंट सही हो जाए, उनकी मोशन थोड़ी कम हो जाए, तो उतनी आसानी से गैस लिक्विफाई हो जाती है. तो वही हम लोग यहां भी करते हैं. ये जो सेटलमेंट होता है उसमें भी वही काम होता है कि एंट्रोपी को क्या किया जाता है? कम किया जाता है. रैंडमनेस को कम किया जाता है, उनका सेटलमेंट होता है. तो इसलिए उसको उससे कनेक्ट कर दिया गया कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होंगी वो आसानी से एडजॉर्ब भी हो जाएंगी. तो लिक्विफाई आसानी से कैसे होंगी? तो जिन गैसेस के लिए ये A/B का रेशियो, A और B का रेशियो जो है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं. तो ये जो A होता है वो होता है आपका, A का काम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, और जो B होता है वो इट इज कनेक्टेड विद इफेक्टिव वॉल्यूम. सो दीज आर द टर्म विच यू कैन गेट इन गैसेस स्टेट. तो A और B का रेशियो जिसका जितना ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा. अब जैसे बात की जाए कि एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस है, और एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस है. लेट्स से दीज आर टू गैसेस. अब पूछा जाए कि भाई कौन सी गैस लिक्विफाई होने के लिए ज्यादा फेवरेबल है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन में हम जानते हैं कि इसके ऊपर लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, उसके नीचे टेम्परेचर होना चाहिए. तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो रिलेटिवली आसानी से लिक्विफाई होगी. रीजन ये है कि आप उसको 24 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विफाई कर सकते हैं. मीन्स यू हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच गैस इज गोइंग टू बी लिक्विफाइड. लेकिन जिसका टेम्परेचर केवल 2 ही डिग्री सेल्सियस है, तब बच्चों क्या होगा कि फिर इसका लिक्विफिकेशन के लिए आपको पहले तो टेम्परेचर इतना कम करिए, मतलब 2 डिग्री से नीचे आप टेम्परेचर लीजिए, उसी इन्वायरमेंट में वो गैस लिक्विफाई होगी. थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर 5-6 डिग्री हो गया तो उसका लिक्विफिकेशन ही नहीं होगा. तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि गैसेस के वो जो गैस है जिसको आपको एब्जॉर्ब करना है उसको जितनी आसानी से आप सेटल कर सकें उतना बढ़िया एडसॉर्प्शन. और सेटल का मतलब उसको दूसरे टर्म्स में लिक्विफिकेशन के टर्म्स में भी समझा जा सकता है, जिसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सके. तो अब लिक्विफिकेशन को फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? तो लिक्विफिकेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज्यादा है उतना ही आसान होता है बच्चों उसको लिक्विफाई करना है, बिकॉज यू हैव द रेंज ऑफ टेम्परेचर
जिसके नीचे आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम हो गया तब फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर पहले उतना टेम्परेचर करना होगा, साधारण वातावरण में वो गैस लिक्विफाई होगी नहीं। तो इस सब चीज को हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में ऐड कर लेते हैं। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी है ये क्या है? वैसे वी डिड दिस वेरी प्रिसाइसली इन दैट गैसेस स्टेट चैप्टर, बट फिर भी थोड़ा सा जिक्र आया तो देख लेते हैं कि अबव दिस टेम्परेचर, this critical temperature is what? Above this temperature, comma, a gas can't be liquefied. A gas can't be liquefied. डन। एक तो ये बात है, लिक्विफील्ड लिख रहा हूं मैं, लिक्विफाइड होना चाहिए। ओके। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। सो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज TC is a characteristic property. It is characteristic property of each individual gas. Each individual gas. Full stop. ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रेशियो A:B। A और B क्या है? A and B are characteristic constant, characteristic constants for each gas। हर गैस के लिए बच्चों अलग अलग होते हैं। तो ये तो बात रही टीसी की। टीसी का मतलब क्या है? अब टीसी से हमारे लिक्विफिकेशन का मतलब ये भी बात समझ आ गई कि इसके ऊपर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो एक बात चलिए और भी एक स्टेटमेंट यहां पर और ऐड कर लेते हैं, दैट हायर टीसी, this implies that easier liquefaction, easier liquefaction। तो easier liquefaction का मतलब क्या हुआ कि जो गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है, तो गैस कैन बी लिक्विफाइड for a broad range of temperature, for a broad range of temperature। ओके। अब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी आसानी से वो लिक्विफाई होगी, उतना ही अच्छा उसका एडसॉर्प्शन भी होगा बच्चों। जितना आसान लिक्विफिकेशन होता है उतना ही अच्छा एडसॉर्प्शन होता है। तो चूंकि हम तो एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें उसको भी कंक्लूड करना होगा। तो यहां पर ये जो छठवां फैक्टर है इसकी बॉटम लाइन जो याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि easier liquefaction of gas, this means higher degree of adsorption। This means higher degree of adsorption। जितना आसानी से वो गैस लिक्विफाई होगी उतना ही आसानी से क्या होगा बच्चों? उसका एडसॉर्प्शन होगा। रीजन क्या है? दोनों ही प्रोसेस में क्या करना रहता है? उसकी जो रैंडमनेस है उसको घटाना रहता है। ओके।
वैसे तो काफी बात हो ही गई, स्टिल वी कैन ऐड दैट in both process comma randomness of gas molecules to be reduced. ओके, तो ये सारे बेसिक फैक्टर्स थे जिनके ऊपर क्या है अपने एडसॉर्प्शन का मतलब इन ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एडसॉर्प्शन को इम्पैक्ट करते हैं. दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस एडसॉर्प्शन. सो दिस पार्ट इज ओवर. थैंक यू बच्चों, दिस पार्ट इज ओवर. थैंक यू.